हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 में ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पर आधारित कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है शब्द, इस पर हम देखें इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो परिभाषा है वे यौगिक जिसमें कार्बोक्सिल, इसको हम यहाँ पर COOH कहते हैं। अवश्य लिखते हैं अपन डैश के द्वारा व्यक्त करते हैं। पहले डैश लिखते हैं और बाद में लिखते हैं COH। तो वे यौगिक जिसमें कार्बोक्सिल समूह पाए जाते हैं, कार्बोक्सिल समूह पाए जाते हैं, ऐसे यौगिक को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पर देखें शब्द कार्बोक्सिल जो समूह है, इस पर हम विचार करें। कार्बोक्सिल समूह जिसको COH कहते हैं, कक्षा 11 में भी हमने इसके नामकरण किए हैं और आज हम उसके बारे में अलग से हम एक अध्याय के रूप में उसके बारे में विस्तृत रूप से हम इसको अध्ययन करेंगे। तो ये जो शब्द है इसमें देखिए COOH। अब यहाँ पर जो COOH है इसको देखें किस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर देखिए डैश लिखा हुआ है। कार्बन की संख्या 4 होती है, एक ऑक्सीजन के साथ में सीधा जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन अलग से 2 बंध के साथ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और कार्बन इधर से एक और कोई परमाणु या समूह होंगे उसके साथ में वो जुड़ेगा और किसके साथ जुड़ेगा हम उसको बाद में अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं इसमें ये जो समूह किस प्रकार से बने। इसमें 2 प्रकार समूह हमको दिखाई दे रहे हैं। इसमें CO समूह, देखिए अलग अलग रूप से हम लिखने का प्रयास करें। इसको इसका भी छिपा दे रहे हैं इसमें, तो हमको प्राप्त होगा C डबल बॉन्ड O और एक बंद राइट, या राइट मतलब 2 भागों में बट गया, इसमें एक बंद और एक बंद। दूसरा देखिए इसमें इसी कार्बन के साथ में एक अलग से हम देखें इसमें, तो ये OH भी हमको दिखाई दे रहा है। मैं अलग से क्यों इसी को यहाँ पर चिन्हांकित कर रहा हूँ, एक कार्बन और ऑक्सीजन OH के बीच में। तो यहाँ पर देखें 2 प्रकार के हमको यहाँ पर समूह दिखाई देते हैं। तो एक है CO समूह और एक है OH समूह। तो जो CO समूह होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसमें कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह अंग्रेजी में जब लिखेंगे इसमें CARBONYL, कार्बोनिल ग्रुप। दूसरा यहाँ पर OH समूह को हम कहते हैं HODR हाइड्रोक्सिल HYDROXYL हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये OH समूह के हम चर्चा कर रहे हैं इसमें OH, और ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और 2 बंद अलग से हैं इसमें। अब यहाँ पर देखें शब्द को, तो कार्बोनिल के कार्ब शब्द लेते हैं। यहाँ पर इसको अलग से हम लिख रहे हैं इसमें एक साथ, कार्ब CARB, और हाइड्रोक्सिल समूह के OXYL। इसको हम एक साथ लिखें तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, CARBOXYL कार्बोक्सिल। इस कार्बोक्सिल का हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं कार्बोक्सिल, और इसको हम पढ़ते वक्त या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अलग से संकेत के रूप में COOH। तो ये हो गया यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप। तो क्या हो गया यहाँ पर, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह भी है और हाइड्रोक्सिल समूह भी है, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, एक साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का आगे हम अध्ययन करेंगे, इसके सामान्य परिचय से एक वर्गीकरण के रूप में देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं।
हेडिंग डाल लेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण हम देखेंगे कार्बोक्सिल समूह के संख्या के आधार पर। इसको संक्षिप्त में लिखेंगे COOH समूह। शब्दों में क्या कहेंगे इसको? कार्बोक्सिल समूह के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। अब मुख्य रूप से यही वर्गीकरण इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। पहला इसमें है, नाम है इसका मोनो कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल शब्द से हम परिचित हैं। इसमें मोनो का सीधा मतलब होता है एक, और कार्बोक्सिलिक अम्ल तो हम पढ़ ही रहे हैं, ऐसे यौगिक जिसमें एक ही कार्बोक्सिल समूह होते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ये मोनो का मतलब एक से है, तो संक्षिप्त में लिखें केवल एक COOH समूह पाए जाते हैं, समूह पाए जाते हैं। ऐसे यौगिक को हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे इसमें। उसके पहले हम देखें इसका सामान्य सूत्र क्या है। सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला, कार्बन की संख्या n, हाइड्रोजन की संख्या इस n का 2 गुना अर्थात डबल, और ऑक्सीजन की संख्या होती है इसमें 2। केवल 2 इसमें ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और हम अभी इसको देख रहे हैं इसमें कि इसमें कुल मिलाकर के केवल 2 ही ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं हमको। अब इसको सामान्य सूत्र को हम कोई उदाहरण लेकर देखें कि किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए HCOOH, एक यहाँ पर देखिए डैश जो लिखा गया था उसके साथ में मैं हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हूँ। इसको हम लोग हाइड्रोजन सामान्य से पढ़ते हैं, लेकिन ये अलग से हम 11वीं कक्षा में पढ़े हैं मूलक, उसमें एल्किल मूलक के अंतर्गत में आते हैं। ऐसे एल्किल मूलक के अंतर्गत कोई दूसरा उदाहरण हम लें, जैसे उदाहरण के लिए CH3। यहाँ पर जो डैश लिखा है इसमें एल्किल मूलक हम एक जोड़ रहे हैं, CH3COOH। देखिए एक ही है इसमें, CH3 जोड़िए, H जोड़िए, आगे हम और पढ़ते हैं जैसे एथिल आदि, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम एक एक सरल उदाहरण लेते हैं इसमें। अब यहाँ पर संख्या को देखें, कार्बन की संख्या कितनी है? यहाँ पर 1 है। इसको मैं इस सूत्र के हिसाब से लिख रहा हूँ। कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पर इस यौगिक में? पहले देखें अपन HCOH में। इसको हम सामान्य रूप से नाम में फार्मिक अम्ल कहते हैं, फार्मिक अम्ल। इसके नामकरण के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि ये फार्मिक अम्ल क्यों कहा जाता है। अभी हम केवल सूत्र के हिसाब से इसको ले रहे हैं। हाइड्रोजन की संख्या गिने, यहाँ पर कार्बन संख्या केवल 1 है, हाइड्रोजन कितने देखिए यहाँ पर 2 है, और सूत्र में भी यहाँ पर, या इसको हम देखें हाइड्रोजन संख्या रख करके 2 गुणित n का मान यहाँ पर लिखा हुआ है 1, इसी को यहाँ पर लिख देते हैं 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी यहाँ पर 2। अब इसको एक साथ लिखेंगे तो 1 को तो लिखते नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं माने 1 है वो। हाइड्रोजन संख्या 2 1 कम 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी यहाँ पर 2 है। तो ये यौगिक बन गया जिसका सामान्य से हम इसको अणुसूत्र भी कहते हैं। अणुसूत्र, अणुसूत्र हम कक्षा 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 11वीं कक्षा में ही पढ़े हैं। किसी भी यौगिक में जितने तत्व होंगे या परमाणु होंगे उसके वास्तविक संख्या दर्शाने वाले सूत्र को हम क्या कहते हैं? अणुसूत्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं।
तो ये इस हिसाब से हम थोड़ा चेक भी कर सकते हैं कि जितना यहाँ पर लिखा गया सही है या गलत है इसमें। तो देखिए इधर से एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन है, हाइड्रोजन संख्या 2 है, तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहला और आखिरी में भी एक हाइड्रोजन हमको दिखाई दे रहा है, और ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया, CnH2nO2 हो जाएगा इसमें। आगे यहाँ पर इसी एक उदाहरण को हम लेते हैं, इसमें साथ साथ आप लोग लिखते भी जाएंगे। CH3COH, इसको हम एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। एसिटिक अम्ल ये साधारण नाम है। संख्या देखिए, कार्बन की संख्या कितनी है, गिने यहाँ पर 1 और 1 2 लिखें 2। हाइड्रोजन कितना होगा, फार्मूला में रखें 2 गुणित, ये 2 गुणित है, n का मान यहाँ पर कितना लिखा गया है 2, कार्बन की संख्या क्या है पर, इसी सूत्र को यहाँ पर n के मान को यहाँ पर लिखना है, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। तो क्या बनेगा, एक साथ लिखेंगे तो C2 हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2 है इसमें, C2H4O2। और देखिए यहाँ पर C2 यानी 2 कार्बन हम यहाँ पर देख रहे हैं, हाइड्रोजन संख्या 3 और 1 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही, माने इस सूत्र के हिसाब से बिल्कुल सही है वो। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, हम सीधे सीधे कोई यौगिक दिया हुआ है तो कैसे जानेंगे कि वह ऑक्सीजन कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो कैसे जानेंगे यौगिक कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो हम इस सूत्र की सहायता से भी हम जान सकते हैं कि जितने कार्बन हैं उसके, मैं यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में यहाँ पर आपको बता रहा था इसमें मुख्यतः कि जितने कार्बन हैं उसके डबल क्या है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन की संख्या 2, केवल 2 है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कार्बन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, केवल ऑक्सीजन, चाहे कार्बन जितने भी हो जाएं। तो ये हमको इसमें देख करके समझ आ जाएगा कि ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। आगे देखें हम इसमें दूसरा प्रकार का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण का दूसरा भाग, इसके पहले दूसरे भाग को देखने के पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले जाएं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को हम वसा अम्ल भी कहते हैं, वसा अम्ल। फैटी एसिड अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम इसको, फैटी एसिड, वसा अम्ल। तो जो मुख्यतः वसा से प्राप्त किए गए थे, जैसे कुछ वसाओं के नाम हम देखेंगे इसमें, जैसे पामिटिक अम्ल, पामिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है C15H31 और COOH, ये पामिटिक अम्ल हैं। और प्रारंभ में कार्बोक्सिलिक अम्ल को वसा से प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसको हम इस मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के संदर्भ में कह रहे हैं। हम इसको क्या कहते हैं, वसा अम्ल भी कह देते हैं इसमें। उसी प्रकार से स्टेरिक अम्ल भी होते हैं, स्टीयरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है C17H35COH। इसमें 17 कार्बन पहले जुड़े हुए हैं, इसमें R समूह है, COH देखो दोनों में COH हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, R, एल्किल मूलक। ये ज़्यादा कार्बन वाले हैं, 1 या 2 या 3, ये सामान्य नहीं है, इसमें ज़्यादा कार्बन वाला एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है। तो इसी से इसको प्रारंभ में मोनोकार्बोक्सिलिक में प्राप्त किया गया, इसीलिए इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, वसा अम्ल भी कहते हैं। आगे चलते हैं दूसरे प्रकार के वर्गीकरण के अंतर्गत डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर डालेंगे। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई का शब्द जो सामान्य शब्द इसमें है DI, इसका सीधा सीधा मतलब होता है 2, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम TWO। 2 ठो इसमें कार्बोक्सिल समूह है, इसमें सीधा सीधा लिखते हैं, एक हम क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 COOH समूह पाए जाते हैं। ऐसे यौगिक को हम
कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है, लेकिन क्या कहते हैं इसको, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण के तौर पर हम देखने का प्रयास करें। इसमें सामान्यतः एक उदाहरण हम कक्षा 11वीं में पढ़े हुए हैं। 2 कार्बन है, देखिए दोनों में यहाँ पर COH हमको दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुल मिलाकर के इस यौगिक में 2 कार्बन हमको 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, ये उसका उदाहरण होगा ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और इसको हम प्रचलित जो नाम है इसमें हम इसको ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कुछ और नाम, एक आध नाम लिखते हैं इसमें, COOH, CH2, COOH। बीच में देखिए यहाँ पर CH2 लिखा गया है। कार्बन की संख्या 4 होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के कार्बन की संख्या देखिए 1, 2 और 3 है, लेकिन यहाँ पर COH समूह 2 हैं इसमें। एक इसको मैं चिन्हांकित करने के इस प्रकार गोला घेर दे रहा हूँ, एक COH और एक दूसरा COH। यहाँ पर देखें ये पूरा COH है और ये भी COH। इस यौगिक में कुल मिलाकर के 2 COH हैं, और इस यौगिक का नाम होता है मैलोनिक अम्ल, मैलोनिक अम्ल। ये प्रचलित नाम में है मेलोनिक एसिड। इसी प्रकार से हम और कई अम्लों के नाम लिख सकते हैं। हम अभी केवल उदाहरण के तौर पर हम समझ रहे हैं इसको। तो एक बार पुनः समझ लें, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो उसको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, उस यौगिक में यदि 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इस प्रकार से एक और श्रेणी होती है जिसको यहाँ पर ट्राई के नाम से जानते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। तीसरा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई का सीधा मतलब है इसमें 3। तो ऐसे यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें 3 कार्बोक्सिल समूह पाए जाते हैं, COH समूह, ऐसे यौगिक को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। यहाँ पर ट्राई का सीधा मतलब TRI, इसको हम कहते हैं 3, अंग्रेजी में 3 के नाम से हम सामान्यतः अंक में गिनते हैं। एक आध उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं इसमें, जिसमें कि 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए एक उदाहरण CH2, COH, COH, COH और C, फिर ऊपर जैसे लिखे उसी प्रकार से CH2, COOH। बीच वाले कार्बन से OH भी जुड़ा हुआ है और COH। तो कुल मिलाकर के गिनती हम गिनते हैं COH की समूह संख्या। देखिए यहाँ पर COH, दूसरा COH, तीसरा COH। अब यहाँ पर पहला का मतलब ये मत समझिए कि हम ऊपर से गिनती गिन रहे हैं। मैं अब गिनती के हिसाब से बोल रहा हूँ 1, 2 और 3 या 1, 2 और 3। कुल मिलाकर हम गिनती गिन रहे हैं कि कितने इसमें COH समूह पाए जाते हैं, कार्बोक्सिल समूह। तो हमको यहाँ पर मिल रहा है इसमें 3, और इस यौगिक को हम कहते हैं इसमें सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, जो कि नींबू में पाई जाती है, सिट्रिक अम्ल। इसीलिए नींबू खट्टा होता है। दूसरे तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा शब्द को देखें। अम्ल का मतलब क्या होता है, हम इसको पूर्व कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। एसिड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। सामान्य परिचय के रूप में हम जानते हैं कि स्वाद की दृष्टि से हम देखें कुछ पदार्थों को, तो जिसका स्वाद खट्टा होता है, ऐसे जो पदार्थ होते हैं सामान्य रूप से इसको क्या कहते हैं, हम इसको अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नींबू, नींबू हम देखते हैं उसका जो रस होता है वो कैसा होता है, वो खट्टा होता है। इमली तो भी क्या होता है, खट्टा होता है। तो उसमें खट्टापन क्यों आया है, क्योंकि उसमें अम्ल है, इसमें कुछ अम्लीय यौगिक उसमें पाए जाते हैं। उसी प्रकार से हम इसको अध्ययन की दृष्टि से हम समझ रहे हैं। ये हो गया यहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। आगे चलते हैं, यहाँ पर वर्गीकरण के बाद में इसके नामकरण पर।
अंग्रेजी में हम इसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं और हिंदी में इसको नामकरण कहते हैं। तो नामकरण की दृष्टि से मुख्य रूप से दो प्रकार के नामकरण होते हैं। एक साधारण नामकरण, साधारण नामकरण जिसको हम प्रचलित नामकरण भी कहते हैं। प्रचलन में ऐसा कह दिया गया है। तो कैसे कह दिया गया है? उसके स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर उसका नामकरण कहा गया है कि कहाँ से वो प्राप्त हो रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण लेते हैं, खास करके प्रथम 4 सदस्य जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें जो प्रथम 4 सदस्य हैं, प्रथम 4 सदस्य, इसका नाम उनके प्राप्ति स्रोत कहाँ से प्राप्त किए या कहाँ से उसका स्रोत है उसके आधार पर नाम लिया गया है। जैसे यहाँ पर प्रथम 4 सदस्य में थोड़ा देखते हैं, इसमें एक कार्बन वाला, कार्बन की संख्या के आधार पर प्रथम 4 सदस्य का सीधा सीधा मतलब है 4 कार्बन वाला यौगिक, एक कार्बन से लेकर के 4 कार्बन। संक्षिप्त में इसको लिखे हैं एक, मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, कार्बन से 4 कार्बन तक। जैसे एक एग्जाम्पल के लिख रहे हैं, इसमें COH, इसमें एक ही कार्बन है, इसमें हम जोड़ रहे हैं H, इसका नाम होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल देखें तो ये जो है फार्मिका शब्द से बना हुआ है, फार्मिका। और फार्मिका का जो लैटिन नाम है वह होता है चीटी। चीटी के आस्वन से प्राप्त किया गया है, इसी के नाम से उसका फार्मिका शब्द से क्या बन गया है, वो फार्मिक अम्ल। उसी प्रकार से एसीटम, देखो वहाँ पर एसिटिक एसिड से बना हुआ है। एसिटिक एसिड का जो नाम है, प्रचलित नाम, इसका नाम हम जानते हैं, इसमें अभी कुछ समय पहले हम इसके बारे में नाम, सामान्य नाम लिखे थे, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में देखें तो इसका जो नाम है, कहाँ से प्राप्त किया गया उसका स्रोत, तो स्रोत यहाँ पर है इसमें एसिटम, इसका सारी स्रोत क्या था, उसमें सामान्य जो लैटिन नाम है वो क्या है, एसिटम शब्द से बना हुआ है, जिसको हम यहाँ पर विनेगर कहते हैं या इसको सिरका कहते हैं, हिंदी में सिरका, अंग्रेजी में विनेगर, वहाँ से इसको प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एसिटिक अम्ल। उसी प्रकार से एक 4 कार्बन वाला परमाणु देखते हैं इसमें, जैसे कि 4 कार्बन में देखिए यहाँ पर COOH हो गया, बाकी 3 कार्बन इधर और, तो 3 कार्बन में C3H7 कक्षा 11 में पढ़े हैं। एक कार्बन ध्यान समझेंगे CH3 होता है, तो इसको बोलते हैं मेथिल केवल, और C3H7 को क्या बोलते हैं, प्रोपिल। तो अभी हम इसको 3 कार्बन वाला CH3 हो गया एक मूलक में, और एक कार्बन तो ऑलरेडी COH समूह में है ही है, तो इसका जो नाम है इसमें ब्यूटीरिक अम्ल पड़ता है, ब्यूटीरिक अम्ल, जो कि ब्यूटेरम शब्द से बना हुआ है, ब्यूटीरम या ब्यूटेरम भी लिख सकते हैं। और ये जो ब्यूटेरम शब्द होता है, मुख्यतः हम इसको जो यौगिक है इसमें क्षारकता, ये सारी अम्लता के गुण के आधार पर हम इसको नाम दिए, इसमें मक्खन शब्द, सब जानते हैं मक्खन, इसको हम बटर कहते हैं इसमें, तो उसी मक्खन का जो लैटिन नाम है वह ब्यूटेरम शब्द है, और इस प्रकार से उसी के स्रोत के आधार पर नाम पर इसका पड़ा है। आगे की जो संख्या वाले होगा वह कार्बन की परमाणुओं की संख्या के आधार पर होगा, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए इसमें कॉपी में। आगे हम नामकरण में इस प्रकार देखेंगे, साधारण नाम हम देख रहे हैं। अब कार्बन की संख्या जब 4 से अधिक होगी, 5 होगा, तो उसको नाम हम देंगे पेंटेन से बनेगा, पेंटेनोइक अम्ल। उसी प्रकार से 6 कार्बन वाले होंगे तो हेक्सेनोइक अम्ल आदि, इस प्रकार से नामकरण इसका किया जाता है।
अब देखिए यहाँ पर इसको एक उदाहरण के तौर पर देखिए 5 कार्बन वाला जिसमें C4H9। अब आगे है प्रोपिल के बाद ब्यूटिल, सामान्य नाम से ब्यूटिल COOH। टोटल 5 कार्बन है। ब्यूटिल समूह की बात कर रहा हूँ, जैसे मेथिल CH3 होता है उसे ब्यूटिल बोलते हैं। अब इसका नामकरण देखेंगे, मिलाकर इसमें 5 कार्बन है तो नाम होता है इसका साधारण नाम में इसमें पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। पेंटेन शब्द कहाँ से बना है? इसमें 5 से शब्द से बना है, 5 कार्बन वाला ये है। और भी हाइड्रोकार्बन में मुख्यतः एल्केन, एन आखिर में जुड़ता है तो नाम क्या होता है इसका? एल्केन। तो पेंटेन से बना हुआ है, उसमें हम आखिरी में ओइक अम्ल जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से अब 6 कार्बन होगा तो कार्बन गिन लेंगे, 4 और 1 5 हो गया तो पेंटेनोइक। यहाँ पर 5 होगा या टोटल यौगिक में गिनते जाएंगे। 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक, 6 कार्बन तो हेक्जेनोइक। इसी क्रम से आगे हम बढ़ते हैं इसमें। ये हो गया इसका साधारण नामकरण। इसके पीछे में एक कारण है कि हम इसको इस प्रकार से क्यों लिखते हैं। तो कारण क्या है? इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्केन से प्राप्त किया गया ऐसा माना गया है। कैसे? देखिए, एक एल्केन यहाँ पर लिख रहे हैं मेथेन, सब पढ़े हैं हम लोग कक्षा 11वीं में इसके बारे में और अलग से विस्तार से समझे हैं इसके बारे में। तो मेथेन का सूत्र है CH4। अब यहाँ से इसको हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, माइनस क्या हो माने हटा रहे हैं, और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH ये समूह है इसमें, इसको हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ये प्लस सामने में लिखा है, इसका मतलब जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? इसको माइनस नहीं पढ़ना है, कोष्टक के अंदर में लिखा हुआ है इसको। ये अलग से हम इसको कार्बोक्सिल समूह के इसको प्रयोग करते हैं इसमें। तो ये CO समूह को जोड़िए तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन हटाइए पहले एल्केन से, मेथेन से, तो ये हो जाएगा CH3। अब यहाँ पर उसके जगह में क्या जोड़ेंगे हम? इसको COH, ऐसा माना गया इसको। तो अब यहाँ पर देखें तो ये एल्केन से बना है, इसीलिए यहाँ पर आखिरी में इसके जो सामान्य जो नामकरण करें इसमें एल्केन नाम को जोड़ते हैं इसमें। इसी प्रकार से और अन्य प्रकार के हम लिख सकते हैं, एथेन से या प्रोपेन से, ऐसा एक एक हाइड्रोजन हटा करके हम इसको जोड़ सकते हैं। अब नामकरण के अलावा यहाँ तो हम देख ही रहे नामकरण, इसके अलावा देखिए हम इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को दूसरे प्रकार से भी सामान्य रूप से सामान्य विधि है, हम इसको एल्केन से कैसे प्राप्त कर रहे हैं, उसके अलावा एल्कोहल से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एल्कोहल से प्राप्त करने के पहले हम देखते हैं इसमें वो जो एल्कोहल है वो भी एल्केन से ही बनता है। अब आगे नामकरण को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरा प्रकार के नामकरण देखें इसमें, IUPAC नामकरण। इसको हम जानते हैं, आई माने इसको पूरा नाम में, ऐसे तो आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी माने प्योर, ए का मतलब एप्लाइड, सी का मतलब केमिस्ट्री। कक्षा 11वीं में इसके बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं, पुनः इसका रिवीजन हो रहा है। इसको पूरे नाम से कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी हम इसको समझ सकते हैं। तो इस नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में या IUPAC नामकरण में कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए सामान्य जो सूत्र है नामकरण की दृष्टि से, इसको हम बोलते हैं एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल। ये साधारण सूत्र है। अब एल्केन माने यहाँ पर समझ लेंगे, कार्बन की संख्या देख लेंगे। यदि एक कार्बन है तो मेथेन जोड़ देंगे, 2 कार्बन है तो एथेन शब्द जोड़ देंगे, क्या वहीं से स्टार्ट होगा, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन आदि, इसी प्रकार से। और आखिरी में क्या जोड़ेंगे इसमें? ओइक अम्ल। इसको हम अंग्रेजी में लिखें तो इस प्रकार से बनेगा, एल्केन के लिए ALKANE, इसको नीचे में लिखता हूं मैं, ALKANE। देखिए एल्केन हो गया, आखिरी में ANE प्रत्यय जुड़ता है। इसमें क्या करेंगे, मुख्य से ई को हटा दें और ओइक अम्ल OIC
ओइक एसिड, ACID, इस शब्द को हम इसमें जोड़ दें, ओइक एसिड शब्द को, तो क्या बनेगा, लिख के देखें, ALKAN, ये हट गया, आखिर में क्या जुड़ेगा, OIC, और साथ ही साथ इसमें एसिड शब्द भी जुड़ रहे हैं, तो एक साथ कहेंगे तो एल्केनोइक एसिड, या हिंदी में इसी को एल्केनोइक अम्ल कहते हैं, एसिड के जगह अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी को हम कुछ कार्बन को ध्यान में रखते हुए हम इसको बनाने का प्रयास करें। चलिए यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर देखें, इसमें HCOOH, साधारण नाम में हम इसको क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल। अभी इसका नामकरण के बारे में हम समझ रहे थे, अब इसका IPC नाम क्या होगा, तो इसके पहले हम देख रहे हैं कार्बन की संख्या गिन लें, कार्बन कितने यहाँ पर, एक हैं, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मुख्यतः माने नामकरण की दृष्टि सामान्य रूप से एल्केन में मेथेन बोल देते हैं, उसी से ये बनेगा। ऐसे तो कार्बन संख्या एक का मतलब मूल शब्द जो होता है वो मेथ से स्टार्ट होता है, आखिरी में हम N को जोड़े हैं वो एल्केन के लिए। तो लिखते हैं इसका IPC नाम, ते हो गया यहाँ पर IPC नाम में, इसको यहाँ पर मैं अलग से लिख दे रहा हूँ IPC नाम, ये साधारण नाम है जितना आप नीचे में लिखा जा रहा है, साधारण नाम, तो इसको हम अलग से चार्ट बना सकते हैं इस प्रकार से। चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग अलग से इस प्रकार से, साधारण नाम, और आगे में लिख लेंगे यहाँ पर IUPAC नाम। HCOH है, साधारण नाम में हम इसको क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल। अब इसका IPC नाम लेंगे तो क्या होगा, एक ही कार्बन है इसीलिए शब्द जोड़ेंगे मेथेन, और अंत में क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल, तो एक साथ लिखेंगे तो मेथेनोइक अम्ल, ये इसका IPC नाम है। अच्छा समझ लीजिए, फार्मिक अम्ल इसका सूत्र है HCOH, इसका IPC नाम में क्या बोलते हैं हम उसको, मेथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से दो कार्बन वाला देखें, तो दो कार्बन बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, COH पहले लिख दीजिए, दो कार्बन है तो C2 और टोटल दो कार्बन है तो एक हो गया, यहाँ पर कार्बन तो लिख चुके हैं, एक ही कार्बन बचा है, इसमें क्या हो जाएगा, ये CH3, एल्किल मूलक H है, CH3 है, इस प्रकार से हम जोड़ते जाएंगे। टोटल दो कार्बन इसमें हमको दिखाई दे रहे हैं। साधारण नाम में हम अभी इसके नामकरण समझ रहे थे, प्रचलित नाम एसिटिक अम्ल, जिसे हम सिरका के नाम से सामान्यतः जानते हैं, सिरका से प्राप्त किया गया है। अब इसमें देखें टोटल कार्बन दो कार्बन है, इसीलिए नाम क्या होगा, दो कार्बन के लिए एथेन शब्द, एथेन। इसमें जोड़े शब्द को ओइक अम्ल, तो एक साथ क्या लिखा जाएगा, ये एथेनोइक अम्ल। एक उदाहरण और लेते हैं इसमें, तीन कार्बन वाला, तो तीन कार्बन के लिए हम C2H5COH, दो कार्बन तो पहले से यहाँ पर C2H5 के COH तो हमको जोड़ना ही इसमें, तो एक कार्बन को पहले से कम करके रखे रहेंगे, तो एक कार्बन यहाँ दो कार्बन यहाँ, तो टोटल कितना हो गया, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए यहाँ पर सीधा सीधा नामकरण करते हैं इसमें, ऐसे सामान्य नाम से हम इसको और प्रोपेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं और इसका IPC नाम भी बोल सकते हैं इसमें, प्रोपेनोइक अम्ल, तीन कार्बन के लिए। उसी प्रकार से चार कार्बन होगा तो ब्यूटेनोइक अम्ल, पांच कार्बन होगा तो पेंटेनोइक अम्ल, इसी प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। अब आगे चलें, इसमें कार्बन, इसमें कार्बोक्सिल अम्ल समूह दो हो जाएंगे या तीन हो जाएंगे, तो उसका नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं। अब इसी प्रकार से हमको यहाँ पर क्रमांक कार्बन की संख्या के आधार पर हमको लिखना है। जैसे मान लो टोटल 6 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्जेनोइक अम्ल। 5 कार्बन है टोटल, तब क्या कहलाएगा, वो पेंटेनोइक अम्ल। एक एग्जांपल लेते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का।
अभी लिखा जाता है इसमें पहले उदाहरण में समझने के डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के एक मुख्य उदाहरण, ऐसे ढेर सारे बना सकते हैं। 2 कार्बन साधारण नाम में क्या लिखते हैं हम इसको, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। जब इसका हम आईपीसी नाम करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, कार्बन पहले गिने, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इसको भी हम एक अभी लिख सकते हैं समझने के लिए, दूसरा कुल मिला के 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो नाम क्या होगा इसका, एथेन। ये देखिए यहाँ पर एल्केन शब्द से बन रहा है इसमें, और साथ साथ इसमें अंत में ओइक अम्ल जोड़ना है, ओइक अम्ल। बीच में आप गेप रखा हूं मैं, बीच में कुछ स्थान रिक्त है, कैसे देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल के हम शब्द क्या प्रयोग करते हैं, डाई। डाई माने 2 होता है तो डाई शब्द हो गया। अब ये कहाँ कहाँ जुड़े हैं उस पोजीशन को लिखना है, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों में COH हैं। ये देखिए श्रृंखला भी बनाए हैं और क्रियात्मक समूह भी यहाँ पर, तो एक कार्बन पहले कार्बन पर ही COH है, दूसरे कार्बन पर ही COH है, इसलिए यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर भी है और कार्बन नंबर 2, तो इसको क्या करते हैं साहब, अल्प विराम लिखते हैं। संख्या लिखेंगे, पहला कहाँ पर है, एक पहले कार्बन पर है, अल्प विराम दूसरे कार्बन पर और नहीं है, इसलिए क्या करते हैं अंत में इस प्रकार से डैश कर देते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा साफ लिख लेंगे, 1 2 एथेन 1 2 डाई ओइक अम्ल। ओइक अम्ल इसका प्रत्यय है। ये हो गया ऑक्जेलिक अम्ल के संबंध में। उसी प्रकार से एक हम और उदाहरण लिखते हैं जिसमें 3 कार्बन हमको दिखाई देते हैं। अभी एक एग्जांपल बताया था, COH CH2 COH, चाहो तो आप सीधा सीधा लाइन भी बना सकते हैं। अब टोटल कार्बन देखो गिनेंगे 1 2 3, सीधा सीधा खींचना, हमको लाइन माने कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से ही स्टार्ट करना है क्रमांक, चाहे इधर से 1 लिखें चाहे इधर से 1, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। यहाँ से हम 20 से 1 नहीं लिखेंगे, ये स्वयं कार्बन का पहला सदस्य माने इसमें इस श्रृंखला को बनाने के लिए वो बना हुआ है इसमें। तो एक कार्बन में भी COH है और तीसरे कार्बन पर टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर 3, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन। 3 कार्बन हो गए, 1 2 3। आखिरी में क्या जोड़ेंगे हम इसमें प्रत्यय के रूप में, ओइक अम्ल। ऐसा लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। अब कहाँ कहाँ पर लिखें, कार्बन नंबर 1 पर भी है और कार्बन नंबर 2 पर भी है, तो इसको लिखेंगे कार्बन नंबर 1 पर भी है, कार्बन नंबर 2, अल्प विराम लिखना जरूरी है, इसके नियम है आईपीसी नामकरण में, और नहीं है इसलिए क्या करेंगे, डैश कर देंगे। और टोटल 2 ही हुआ इसमें, डाई उसके लिए प्रयोग करेंगे। तो क्या नामकरण हो गया इसका, प्रोपेन 1 2 डाई ओइक अम्ल। इसी को साधारण नाम में हम अभी लिखे थे मेलूनिक अम्ल। एक उदाहरण के अंतर्गत आया था कि डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक छोटा सा उदाहरण लिए थे मेलूनिक अम्ल। उसी प्रकार से हम और भी नामकरण कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जिसमें 2 कार्बन और हैं। देखिए COOH और टोटल 5 कार्बन है इसमें, COOH, सॉरी 6 कार्बन का बनाते हैं। CH2 लिख रहा हूँ बीच में मैं, COH 1 है, इधर COH 1 है, इसमें कुल मिलाकर के बीच में 4 जोड़ रहा हूँ मैं CH2। तो इसको और दूसरे शब्द में या दूसरे रूप में जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर से COOH CH2 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 CH2, ये 4 1 2 3 4, अंत में भी यहाँ पर लिखा हुआ है आखिरी में COH। एक ही मतलब इस प्रकार से लिखें, इसको संक्षिप्त में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब कार्बन गिने, चाहे इधर देखो पहला कार्बन हो गया, इधर कोई गिनता है तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर नामकरण करेंगे तो 6 कार्बन हो गया, तो नामकरण क्या होगा, हेक्सेन। 6 कार्बन को हेक्सेन बोलते हैं, हेक्सेन। आखिरी में हमको क्या लिखना है बताओ, इसका प्रत्यय ओइक अम्ल।
ओइक अम्ल, ये आईपीसी नाम है। अब कहाँ कहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल है, देखिए कार्बन नंबर 1 पर भी है और कार्बन नंबर 6वां पर भी है, इसीलिए नाम होगा 1, और 6वां कार्बन पर भी है। 1 2 नहीं लिखना है, जैसे हम अभी 1 2 लिख दिए थे ऑक्जेलिक एसिड के लिए, वैसा नहीं लिखना है, क्योंकि वो एक कार्बन और दूसरे कार्बन पर ही जुड़े थे, पहला पर भी है और 6वां पर भी है। तो इसीलिए यहाँ पर दो, अब तो है ही नहीं इसमें 2 ही के अलावा, इसीलिए अब 1 में भी है, 6 में लिखे, डैश कर दिए, दो ही जगह में है, इसीलिए क्या लिखे हम इसको डाई लिखे। ये हो गया हेक्सेन 1,6 डाईओइक अम्ल। अल्प विराम देना ना भूलें, क्योंकि ये दोनों के बीच में हमको अल्प विराम लिखना है। इसका जो प्रचलित नाम है, प्रचलित नाम के अंतर्गत में हम इसको देखें, प्रचलित नाम इसको कहते हैं एडीपिक अम्ल, एडीपिक अम्ल, ये प्रचलित नाम में है। और उसका आईपीसी नाम हम देखेंगे, ये अभी जो पर लिखे हैं आखिरी में हेक्सेन 1,6 डाईओइक अम्ल, ये आईपीसी नाम है। ऐसे हम और भी बना सकते हैं। इस प्रकार से नामकरण जब करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जहाँ से COH चालू हो रहा है वहीं से हम इसको गिनती गिनेंगे। अब लेते हैं इसमें यहाँ पर अगला जो पद है हमारे जो अध्ययन करने का, साधारण जानकारी तो हम ले चुके कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें COH समूह पाए जाते हैं, इसमें कार्बोनिल समूह भी पाए जाते हैं और दूसरे समूह क्या पाए जाते हैं, OH समूह। यहाँ तक हम इसको अध्ययन कर चुके हैं, साधारण जानकारी इसके बारे में प्राप्त की, इसका नामकरण कैसे प्राप्त करते हैं, इसका जो अणुसूत्र है, सामान्य सूत्र हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसके बारे में भी अध्ययन किए और इसका वर्गीकरण भी कर लिए। अब आगे चलते हैं इसमें समावयता, हेडिंग डाल देंगे समावयता। समावयवता, आइसोमेरिज्म। कक्षा 11 में हमने अध्ययन किया है समावयता के बारे में, एक बार पुनः समझ लीजिए। इसमें अणुसूत्र एक समान होते हैं, किसी भी यौगिक का अणुसूत्र एक समान होगा, किंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं, यौगिकों के जो गुण होते हैं जिसमें अणुसूत्र का एक समान हो जाना, लेकिन उसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होना, भिन्न भिन्न हो जाना, अलग अलग हो जाना, भिन्न भिन्न। ये जो घटना है वह समावयता कहलाती है और ऐसे यौगिकों को हम समावयवी यौगिक कहते हैं। तो हम अभी कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 प्रकार की समावयता पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के संबंध में कह रहा हूँ। तो पहला इसमें है, एक है श्रृंखला समावयता, लिख लीजिए। इसको आप 11वीं कक्षा में भी अध्ययन किए हैं, श्रृंखला समावयता। श्रृंखला में भिन्नता होंगे, तो ऐसे समावयता क्या कहते हैं हम, श्रृंखला समावयता कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 और COH। मैं सर एक उदाहरण ले रहा हूँ। इसमें टोटल कार्बन संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 सीधे सीधे श्रृंखला में। इसका नाम क्या होगा, इसे को बार बार भी आईपीसी नाम इसका लिखना पड़ेगा हमको, इसीलिए आईपीसी नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। 5 कार्बन तो नाम क्या होगा, पेंटेन। आखिरी में क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि पहले से एक ही में है, वो एक ही कार्बन, एक ही COH है, तो हमको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से ही स्टार्ट होगा। आप यहाँ से जहाँ से COH है वहाँ से आप नाम माने क्रमांक नहीं देंगे तो गलत है नियम। ऐसा नहीं कि यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 तो गलत हो जाएगा। ये स्वयं मुख्य समूह है, क्रियात्मक समूह, यहीं से हम क्रमांक देंगे जहाँ से COH स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसको दूसरे रूप में लिखें, इसी को दूसरे रूप में लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ये मैं यहाँ पर समझने के बता रहा हूँ आपको। एक तो CH3 को मैं बीच में ले जा रहा हूँ, ये समझने के लिए यहाँ पर है। इस CH3 को मैं यहाँ पर तीसरे कार्बन, अभी जो मैं तीसरा लिखा हूँ वहाँ पर ले जा रहा हूँ, तो इधर कितना बचेगा कुल मिलाकर के,
एक बार देख लीजिए COH हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी क्रम से लिख दे रहा हूँ मैं, CH2 भी लिख रहा है, यहाँ पर है इस प्रकार से CH2, अभी फिलहाल मैं CH2 लिख दे रहा हूँ इसको, यहाँ पर क्या है बताओ आखिरी में CH2। अब इसको इस CH3 को मैं यहाँ पर समझने के बता रहा था आपको तीसरे कार्बन पर, तो इधर से इस प्रकार से हम लिख दे सकते हैं अभी फिलहाल। अब इसको बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस होगा देखिए, कार्बन 1 बंद, इधर से 1 बंद 2 बंद हो गया है, और यहाँ 2 4 हो गया, तो यहाँ पर एक और हो गया, तो कितना हो गया 5 हो गया। एक बार पूरा समझ लें, 1 बंद 2 बंद 3 बंद, ये 2 5, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 हो गया। देखिए 1 बंद 2 बंद 3 बंद और एक हाइड्रोजन का 1 बंद 4 बंद। अब वही एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये कार्बन का भी पूरा हो गया। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो इसका नाम हम देखें तो क्या होगा, देखिए पहले कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और एक चौथा कार्बन, सीधे सीधे श्रृंखला में ले रहे हैं हम इसको, यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल है। लेकिन कार्बन नंबर आप देखेंगे तीसरे पर क्या जुड़ा है बताओ, यहाँ पर मेथिल, यहाँ पर क्रमांक नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये मेथिल कहलाएगा। इसी को लिख रहा हूँ मैं आप इसी नाम में। कार्बन नंबर 3 पर है मेथिल, 3 और नहीं है मेथिल, इसीलिए क्या लिखा गया, डैश कर दिया गया, 3 मेथिल। अब आखिरी में मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, यहाँ पर 4 को क्या बोलते हैं हम इसमें, ब्यूटेन। 4 कार्बन मुख्य श्रृंखला में, इसको नहीं गिनना है, ठीक है। ये 4 कार्बन मुख्य श्रृंखला जहाँ पर क्रमांक डाले हैं, और वो आप इस प्रकार से आखिरी में क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल, तो नाम क्या होगा इसमें, ऐसे अलग से ओइक अम्ल भी जोड़ सकते हैं आप, मैं इसको एक साथ यहाँ पर जोड़ के लिख रहा हूँ, तो नाम क्या हो गया, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक, और आखिरी में क्या शब्द जुड़ेगा यहाँ पर, अम्ल। तो देखिए इन दोनों की चर्चा करें हम, पेंटेनोइक अम्ल और दूसरा क्या है 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। दोनों में आप कार्बन की संख्या गिनिए। एक बार मैं दोनों को यहाँ पर अणुसूत्र लिख रहा हूँ, अणुसूत्र। ये तो हम इसको यहाँ तक के परिभाषा के रूप में इसको देख चुके हैं, इसको मैं अलग से रख दे रहा हूँ। मैं अभी श्रृंखला समानता की बात कर रहा हूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अणुसूत्र क्या हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 5 कार्बन है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, सूत्र में देखें H2N 10 होगा, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10। और ऑक्सीजन सूत्र में पढ़ चुके हैं 2, गिनेंगे तो 2 ही मिलेगा जैसे यहाँ पर है। दोनों में यहाँ पर देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, टोटल कार्बन 5, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 3 6 7 2 9 और 1 10। तो देखिए दोनों यौगिक का अणुसूत्र क्या बताओ, एक समान है। दोनों में 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इनके यहाँ पर गुण अलग अलग होंगे, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो। तो इसलिए ये जो दोनों भी यौगिक बताया गया एक उदाहरण के रूप में, ये दोनों समावयवी यौगिक हैं, और ये जो घटना है क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये समावयवता कहलाएगा। अब इस प्रकार से ऐसे मुख्य रूप से श्रृंखला समानता एक पाए जाते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रकार की समानता भी होते हैं जिसको हम यहाँ पर क्रियात्मक समानता कहते हैं। इसके बारे में हम अगले कालखंड में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।